जहाँ पिछली कहानी खत्म हुई थी वहीं से उठती है आज की आग की चिंगारी। हैन हिन अब और झूठ नहीं चाहती। वो यन वो से साफ कह देती है, मेरे सामने वही बनकर रहो जो पहले थे, इस प्यार का नाटक अब मत करो। इतना कहकर हिन अपने रूम में चली जाती है और यन वो टूटे दिल के साथ चला जाता है यंग के साथ ड्रिंक करने। वहीं बार में यन एक गहरी बात कहता है, अब मेरे और हिन के बीच कुछ नहीं बचा। इतने सालों तक हम अजनबियों की तरह साथ रहे, अब सब कुछ ऐसे ही कैसे ठीक हो जाएगा। यंग उसकी आंखों में झांक कर सवाल करता है, क्या तुझे उससे अब प्यार नहीं रहा? मैंने देखा था तुम दोनों को 3 साल पहले, तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। याद है, वो हेलीकॉप्टर लेकर तेरे होम टाउन आ गई थी, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की थी। तो फिर यन अब बताओ वो क्या था? यन पुरानी यादों से कटा हुआ जवाब देता है, वो सब तो सालों पहले की बातें हैं। तभी यंग एक कमाल की बात कहता है, देख प्यार भी वैसे ही होता है जैसे स्विमिंग, एक बार सीख लिया तो उम्र भर नहीं भूलते। भले तुम अपने दिमाग से भूल गए हो, लेकिन तुम्हारे दिल को अब भी पता है कि तुम किससे प्यार करते हो। लेकिन यान कहता है, स्विमिंग और प्यार एक जैसे नहीं होते। शादी हमने इसलिए की क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर शादी के बाद वो प्यार कहाँ चला गया? यंग, जो एक डिवोर्स स्पेशलिस्ट भी है, बड़ी सच्चाई उजागर करता है। असल में प्रॉब्लम शादी में है यंग। जब एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और वहीं एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, टाइम नहीं मिलता, और धीरे धीरे प्यार की जगह दूरियां ले लेती हैं। और फिर थोड़ा हंसते हुए तंज करता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ यंग, अगर प्यार को जिंदा रखना है तो शादी ही मत करो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले दिन बवाल मचता है शादी में। एंट्री होती है बॉम्जा की, यानी हैन की आंटी, जिसने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की थी। अब उसी की शादी में पहुंचकर वो गदर मोड़ में आ जाती है। शादी की ऐसी धज्जियां उड़ती हैं कि घर वालों को पुलिस तक बुलानी पड़ जाती है। लेकिन तभी आती है हैन हिन, जो अपने काम एटीट्यूड से मामले को संभालती है, पुलिस को पैसे देकर सब शांत करवाती है। इसके बाद यान बॉम्जा से अकेले में बात करता है, ये सब हरकतें बंद करो वरना अगली बार तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बॉम्जा एक दर्दनाक सच बताती है, मेरी 3 शादी हो चुकी है और हर हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने सबको डिवोर्स दे दिया। यान थोड़ी नरमी से कहता है, ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर वापस लौट आएं। उन्होंने ही आपको हर बार बचाया है, इसलिए आपको अब घर आ जाना चाहिए। बॉम्जा ये सुनकर घर लौट आती है। वहीं कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, एनपीए, जो उससे बात करने आता है, लेकिन बॉम्जा अब भी उससे नाराज है, खासकर उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से, क्योंकि फमजा को अब भी लगता है कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड ही है। दादाजी उसे बताते हैं कि सियोली को हमारे परिवार से कुछ नहीं चाहिए। उसने तो पहले ही कहा है कि उसे पैसों या प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ मेरी कंपनी चाहती है। लेकिन पमजा उनकी बात नहीं मानती तो दादाजी अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां वे सियोली के साथ गो गेम खेलने बैठते हैं। इसमें सियोली पहले दिखावा करती है कि उसे ये गेम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आखिर में वो दादाजी को हरा देती है। उन्हें हराने के बाद वो एक फेवर मांगती है। दादाजी कहते हैं, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सियोली कहती है, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, जब कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। यहाँ से पता चलता है कि सियोली इतनी मासूम भी नहीं है, शायद उसके कुछ गलत इरादे भी हो सकते हैं। उधर हैन के माता पिता गार्डन में टहल रहे होते हैं। तभी माँ को एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पिता कहते हैं कि हैन के जन्म से पहले भी तुम्हें ऐसा ही शूटिंग स्टार का सपना आया था, तब तुम्हें लगा था कि हमें बेटी ही होगी, और तुम कितनी ज्यादा खुश हुई थी। हैन का नाम आते ही माँ के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो कहती है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। पिता हैन के बारे में कुछ कहने ही वाले होते हैं, पर माँ बिना सुने जाने लगती है। तब पिता उन्हें रोकते हुए कहते हैं, हैन के लिए इतनी कठोर मत बनो। माँ कहती है, मैंने क्या किया? पिता कहते हैं, कब तक तुम बीते हुए कल को लेकर दुखी रहोगी? तुम्हें सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माँ कहती हैं, तुमने पहले भी यही कहा था, तुम्हारे पिताजी को कोई परेशानी नहीं चाहिए थी, इसलिए तुम चुप रहे, पर मैं नहीं भूल सकती। भले ही तुम सब उसे भूल सकते हो, पर आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने सुवान को याद न किया हो। तुम सबके लिए उसकी मौत अतीत होगी, पर मैं हर दिन उसी दिन को जीती हूँ। सुवान कितनी तकलीफ में थी, मैं महसूस कर सकती थी, इसलिए जिसकी गलती से उसकी मौत हुई, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं सबको बराबरी से देखूं। ये बोलकर वो चली जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि दूर से हैन उनकी बातें सुन रही थी, जो सुनकर वो बहुत दुखी होती है। तो शायद सुवान की मौत में हैन भी किसी तरह से शामिल थी, इसलिए माँ हैन से नाराज है। अब सुवान की मौत की असली वजह क्या है, ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो हैन भी दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं हम वो को देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। वो समय देखता है, काफी देर हो चुकी थी और हैन अब तक नहीं आई थी।
इसलिए उसे हैन की चिंता होती है। वो याद करता है जब उसने डॉक्टर से पूछा था कि हैन के पास वास्तव में कितने दिन बचे हैं। डॉक्टर ने बताया था कि हैन के बचने की संभावना बहुत कम है, पर कोई चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें बचने की संभावना बहुत ही कम थी, फिर भी लोग ठीक हो गए। ये सुनकर यान वो हैरान था, लेकिन ये खुशी की हैरानी नहीं थी। वो डॉक्टर से पूछता है, ये चमत्कार कब होते हैं? मेरा मतलब है कितने साल बाद? डॉक्टर कहते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि चमत्कार हो सकते हैं, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। बस सकारात्मक रहो और हैन को भी सकारात्मक सोचने के लिए कहो। अब वापस वर्तमान में यान वो फिर से हैन के उस रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में सर्च करता है। उसे विदेश में ऐसे कई मरीजों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्हें यह बीमारी थी और वे ठीक भी हो चुके हैं। तो वो एक मरीज का इंटरव्यू पढ़ता है जिसे यही ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने बताया था कि उसके पास बस 3 साल हैं, पर आज वो 30 साल बाद भी जिंदा है, यानी उसका इलाज हो गया था। ये पढ़कर यन वो हैरान रह जाता है। वो घंटों तक इसके बारे में रिसर्च करता रहता है। उसे कई सारे ऐसे मामले मिलते हैं जिनमें लोग इस ट्यूमर से बच गए थे। एक केस में तो चमत्कार ही हो गया था। मरीज एक दिन सुबह उठा, डॉक्टर ने चेक किया। यन वो शांत लहजे में कहता है, बेड पर जाकर सो जाओ, आराम करो। वो हल्के से मुस्कुराती है, सिर हिलाती है, हाँ तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। वो मुड़कर चलने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक जाती है, ना धीरे, थोड़े झिझकते हुए। सच कहूं तो मुझे तुम पर शक था, या वो उसकी ओर देखता है थोड़ी हैरानी से, ना धीरे धीरे नजरें नीचे किए हुए। मुझे लगा जब तुम्हें ये पता चला कि मैं मरने वाली हूँ तो तुम बहुत खुश हुए थे। मुझे लगा तुम सिर्फ इसलिए मेरी केयर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में कोई और इरादा था। पर सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। यन वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बहुत से मेडिकल मिरेकल्स होते हैं। यन वो की बात सुनकर ना उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो थोड़ा डर के मारे पीछे हटता है, ना मुस्कुराकर कहती है, हाँ डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो मैं अब तक बाहर से टफ बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सच ये है कि जब से मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला मैं अंदर से बहुत डर गई हूँ। हर पल अजीब अजीब ख्याल आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? क्या इलाज से मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? वो थोड़ी देर रुकती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। न धीरे से, क्या मेरे मरने के बाद कोई दुखी होगा भी या नहीं? क्या मेरी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे हजारों सवाल मेरे मन में आते हैं, पर सिर्फ तुम हो जो सच में चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं। या वो थोड़ा शौक होकर कहता है, मैं फिर खुद को संभालते हुए, हाँ सही कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। न मुस्कुरा देती है, ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर तुमने मुझे उम्मीद दी है। मैंने भी रिसर्च की है, दूसरे देशों में ऐसे केस सामने आए हैं। डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, दवाइयां डेवलप हो रही हैं। मैंने एक रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट किया है और मैं उनकी फाइनेंशियल मदद भी करने वाली हूँ। यन वो हैरानी से, क्या सच में? न थोड़ा चिढ़कर हंसते हुए, तुम ये सुनकर इतने खुश क्यों हो? या वो मुस्कुराता है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। धीरे से उसके करीब जाती है, डोंट वरी, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, सिर्फ तुम्हारी खातिर। यान वो हल्के से सिर हिलाता है, न खुशी खुशी अपने कमरे की ओर चली जाती है, पर कैमरा दिखाता है कि यान वो वहीं दरवाजे के पास बैठ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। हमें समझ आता है कि उसे असल में सिर्फ इस फैमिली से निकलने की जल्दी है।